नमस्कार दोस्तों, 7 जुलाई 2024 से पूरा बांग्लादेश आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश में बांग्लादेश की पुलिस बीच सड़क पर स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को गोली मार रहे हैं, अपनी गाड़ियों से स्टूडेंट्स को कुचल दे रहे हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स का गला घोटने के लिए स्पेशल फोर्सेस आर्मी को डिप्लॉयड किया गया है। अब तक बांग्लादेश में 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इंजूर्ड हो गए हैं। Why are my hands colored with the blood of my brothers? Bangladesh's government has denied that it used violence against unarmed students. It alleges गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेस्टर्स के खिलाफ पुलिस और स्पेशल गार्ड्स को तैनात किया गया है। अल्टीमेटली नेशन वाइड को गोली मारने और कर्फ्यू लगाने की ऑर्डर दिया जा चुका है। ऐसा मानो कि वहां का मंजर ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां की गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी हो, और ये सारी चीजें सिर्फ एक इंसान की वजह से हो रहा है, शेख हसीना, द प्रेसिडेंट ऑफ द बांग्लादेश। लेकिन आखिर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स इतने डेंजरस प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों वहाँ की गवर्नमेंट इतनी डिक्टेटर हो गई है कि अपने ही स्टूडेंट्स को गोली मरवा रही है, स्पेशल गार्ड्स को तैनात कर रही है, गाड़ियों से कुचलवा रही है, और कैसे सिर्फ एक इंसान की वजह से आज पूरा बांग्लादेश आग में झुलस रहा है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इन सारी सच्चाई को और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारी घटनाएं हो क्यों रही हैं। Bangladesh, a country in turmoil and on the edge. The protests and street violence may have ended for now, but police in Bangladesh are arresting more student protesters and opposition members. In Bangladesh, authorities have begun easing internet restrictions, and a curfew imposed after student-led protests over state job quotas led to mass unrest. Bangladesh soldiers patrolled the deserted streets of Dhaka on Saturday. যে সকল ঘটনা ঘটেছে তা কখনোই কাম্য ছিল না। Overseas telephone calls mostly failed to connect, and websites of Bangladesh-based media organizations have not been updated with their social media. জুলাই রবিবার শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য 30% সংরক্ষণ বেআইনি। यह सारी चीज सिर्फ एक सिस्टम की वजह से हो रहा है, और वो है कोटा सिस्टम ऑफ बांग्लादेश सिविल सर्विस। इन सारी चीजों को हमें समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा आज से कई साल पहले, यानी कि 1971 में, जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट बना था। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने बंगालियों के साथ एक खूंखार जेनोसाइड किया था, जिसमें नियरली 30 लाख लोग मारे गए थे। बांग्लादेश में कई सारे लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया, अपनी आवाज उठाई, और लास्ट में जाकर बांग्लादेश की आवाम की ही जीत हुई, और फिर 1971 में जाकर बांग्लादेश इंडिपेंडेंट बना, जिससे पाकिस्तान आज भी इस जख्म को भुला नहीं पाया है। इंडिपेंडेंट के बाद शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने। 1972 में बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश सिविल सर्विस के लिए कोटा स्टैब्लिश की। इस कोटा के अनुसार सरकार ने बांग्लादेश में 1971 लिबरेशन वार के फ्रीडम फाइटर्स को 30% का कोटा दिया, और इस वार में पीड़ित हुई महिलाओं को 10% और कम रिप्रेजेंटेशन वाले डिस्ट्रिक्ट के लोगों को 40% का रिजर्वेशन दिया। और फिर इन सब के बाद सिर्फ 20% नौकरियां बचती हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन इस कोटा सिस्टम के खिलाफ कई सारे स्टूडेंट्स ने साल 2018 में खुलकर प्रोटेस्ट भी किया था। इनका कहना था कि 30% फ्रीडम फाइटर्स कोटा को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। 1975 में प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान की मारकर हत्या कर दी जाती है फर्स्ट आर्म्ड डिवीजन और 535वें इन्फेंट्री डिवीजन के बंगाल लॉन्चर्स के मेंबर्स वाले एक ग्रुप के द्वारा। तब उसके बाद से अवामी लीग को सत्ता से हटा दिया जाता है, और फिर उसके बाद से 1976 में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कम रिप्रेजेंटेशन वाले जिला के लोगों के लिए कोटा 40% से घटाकर 20% कर देती है, जिससे कि एलिजिबल कैंडिडेट्स का कोटा 20% से बढ़कर 40% हो जाता है। लिबरेशन वार में पीड़ित महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरियों का दावा नहीं किया गया था, इसलिए 1985 में सभी महिलाओं को शामिल करने के लिए इस कोटा को बदल दिया जाता है। जिला आधारित कोटा को घटाकर 10% कर दिया गया, और फिर सरकार ने
बांग्लादेश के इंडिजीनियस कम्युनिटीज के लिए एक अलग से 5% का कोटा बनाती है। 1985 में हुए इस चेंजेस की वजह से एलिजिबल कैंडिडेट्स की नौकरियां 40% से बढ़कर 45% कर दी गई। 1997 में बांग्लादेश लिबरेशन वार के 26 ईयर बाद एज की वजह से फ्रीडम फाइटर्स की भर्तियां काफी कम हो गई थीं और फिर उसके बाद से बांग्लादेश सरकार फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए इस कोटा को बढ़ा देती है और फिर साल 2010 में बांग्लादेश सरकार ने फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा को आगे बढ़ा दिया और इसमें फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रेंस को इंक्लूड किया गया। साल 2012 में विकलांग कैंडिडेट्स के लिए 1% का कोटा बनाया जाता है और इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स की नौकरियों को घटाकर 45% से 44% कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के अलावा बांग्लादेश में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रेंस के 30% का कोटा होने के बावजूद भी कभी भी वहां पर 10% से ज्यादा भर्तियां देखने को नहीं मिली। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने 21 मार्च 2018 को यह कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों के लिए वह इस कोटा को बनाए रखना चाहती है। इसके बाद से कई सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने इस कोटा के खिलाफ खुलकर प्रोटेस्ट भी किया था, जिसे मैंने अभी आपको पहले वीडियो में बताया। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्टर्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनकी मांग थी कि इस कोटा को करेक्शन किया जाए, न कि वहाँ की कोटा को खत्म कर दिया जाए। आप खुद ही सोचो कि अगर बांग्लादेश में 30% का कोटा सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों के लिए है तो वहाँ के एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए कितना % कोटा बचा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। साल 2021 में जब एक फ्रीडम फाइटर्स के वंशज और 6 अन्य लोगों के द्वारा इस कोटा सिस्टम को कैंसिल करने के लिए अपील किया गया था, तब बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इसे इलीगल डिक्लेयर्ड करते हुए बांग्लादेश सिविल सर्विसेज भर्ती को रिज्यूम कर दिया। फिर इसके बाद से हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील फाइल कर दी और फिर इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को तब तक रोक दिया जब तक अपीलेट डिवीजन सरकार अपनी खुद की सुनवाई पूरी नहीं कर लेता। अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि बांग्लादेश में लगभग 30% जॉब्स उन दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए रिजर्वेड है जो 1971 में हुए लिबरेशन वार में भाग लिए थे। लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्टर्स का यह कहना है कि यह कोटा सिस्टम पूरी तरीके से भेदभाव से भरा है और यहाँ पर शेख हसीना सिर्फ रूलिंग अवामी लीग पार्टी के सपोर्टर्स को ही बेनिफिट पहुंचाती है, न कि वहाँ की आम जनता या स्टूडेंट्स को। और ये सारे प्रोटेस्टर स्टेबिलिटी के बेस पर अपने भर्ती को मांग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे बांग्लादेशी सिटीजन मारूफ खान ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया है। ये कहते हैं कि क्या सच में सरकारी नौकरी एक अच्छा अवसर है। लगभग 5 लाख से 6 लाख स्टूडेंट्स 600 से 700 सरकारी नौकरियों के लिए कंपटीशन कर रहे हैं और उनमें भी 56% का कोटा शामिल होता है और ये सरकारी नौकरियां पाना इतना आसान नहीं है। और मैं एग्री भी करता हूं इनकी बात से। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे कि 700 पदों के लिए 5 लाख से 6 लाख स्टूडेंट्स आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। यानी कि अगर आप 700 पदों में से 56% कोटा निकाल देते हो तो सिर्फ 308 भर्ती रह जाती हैं। देश में बेरोजगारी का हाई लेवल खास तौर पर युवाओं में ही देखे गए हैं और इसका रीजन लोगों का गुस्सा ही है। शेख हसीना के लीडरशिप में बांग्लादेश ने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक विकास देखा है। वर्ल्ड बैंक ने अपने लेटेस्ट ओवरव्यू में यह कहा कि शहरी क्षेत्रों में इनक्वालिटी काफी बढ़ गई है। 170 मिलियन लोगों वाले देश में 30 मिलियन से ज्यादा लोग न तो जॉब्स करते हैं और ना ही एजुकेशन लेते हैं। यहाँ पर प्रोटेस्टर्स का कहना है कि कोटा सिस्टम से 2 लेवल वाले बांग्लादेश का निर्माण होता है, जिसमें पॉलिटिकल रूप से जुड़े अभिजात क्लास के लोगों को जन्म से ही बेनिफिट मिलता आया है। प्रोटेस्टर तहमीद हुसैन ने कहा कि हम मानते हैं कि इस देश में फ्रीडम फाइटर्स इस देश के लिए बहुत कुछ अपना सेक्रीफाइस किए हैं और इसी की वजह से अतीत में कोटा सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन उसके बाद से कम 2 पीढ़ियां बीत चुकी हैं इस कोटा सिस्टम को स्टैब्लिश किए हुए और यह कोटा सिस्टम कम लेकिन भेदभाव का ग्रुप ज्यादा बन गया है और यह सिस्टम देश में अपनी पकड़ बनाने के लिए कल्चरल प्रमोशन बन गया है। 15 जुलाई 2024 को प्रोटेस्टर्स के हेटर्स यानी कि रूलिंग अवामी लीग पार्टी की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग के मेंबर्स ने ढाका विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रोटेस्टर्स पर अटैक कर दिया, जिसके बाद से यह प्रोटेस्ट और काफी हद तक बढ़ गया और तब से लगातार पूरे देश में वायलेंस देखने को मिल रही है। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए कहीं पर स्पेशल फोर्सेस को उतारा जा रहा है तो कहीं पर टीयर गैसेस के सेल्स यूज कर रहे हैं।
तो कहीं पर बांग्लादेश पुलिस के द्वारा सड़क पर ही स्टूडेंट्स को गोली मारकर हत्या कर दे रही हैं, तो कहीं पर स्टूडेंट्स के ऊपर गाड़ी ही चढ़ा दे रहे हैं। साल 2021 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा गंभीर मानवाधिकार हनन के व्यापक आरोप लगाए गए थे। इसके बाद से बांग्लादेश में अर्धसैनिक रैपिड एक्शन बटालियन को बैन कर दिया गया था, लेकिन इस प्रोटेस्ट में इन सारे स्पेशल बटालियन को भी बीच में उतार दिया गया इन सारे स्टूडेंट्स को रोकने के लिए। इंटरनेट निगरानी साइट नेटब्लॉक्स ने गुरुवार को बांग्लादेश में पूरी तरीके से नेशनल इंटरनेट को शट डाउन कर दिया, जिससे कि कोई भी खबर इस देश से बाहर ना निकल पाए। और यही कारण है कि आपको प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट पर इस प्रोटेस्ट से जुड़े कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी आपको। थर्सडे को प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक स्पीच में कहा कि मैं सभी से आग्रह करती हूं कि वह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक धैर्य पूर्वक वेट करें, और मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स को हाई कोर्ट के द्वारा जस्टिस ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि शेख हसीना ने स्पीच देते समय प्रोटेस्टर्स के खिलाफ रजाकार वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, जिसके बाद से स्टूडेंट्स का गुस्सा और काफी हाई लेवल तक बढ़ गया। रजाकार शब्द बांग्लादेश में एक अपमानजनक शब्द है, और इस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो 1971 में लिबरेशन वार के दौरान पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर उनका साथ दिया था। उसके बाद से प्रोटेस्टर सलमान फारसी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हमसे 1952 और 1972 के गद्दारों की तुलना करने के लिए हमसे माफी मांगेंगे, लेकिन शेख हसीना का एटीट्यूड लेवल वहां का काफी हाई है। उन्होंने किसी भी प्रकार का माफी नहीं मांगा अपने स्टूडेंट से। लेकिन अब यह सिर्फ रिजर्वेशन विरोध प्रोटेस्ट के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है कि नॉर्मली रिजर्वेशन विरोध प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट अपने ही स्टूडेंट्स पर गोली चलाने की अनुमति नहीं देती, और देगी भी भाई क्यों? क्योंकि हैं तो अपने ही देश के स्टूडेंट्स ना। और आज आप इसी स्टूडेंट और इसी स्टूडेंट्स के परिवार की वजह से आप इस समय सत्ता बनाई हुई हैं। और अब तक की लेटेस्ट न्यूज के अनुसार सरकार के द्वारा अब तक 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करके प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अपने छात्र विंग छात्र लीग का उपयोग करके पुलिस और सीमा रक्षकों को तैनात करके और देशव्यापियों को गोली मार के कर्फ्यू लगाने की घोषणा करके विरोध को दबाने की कोशिश की है। प्रोटेस्टर्स स्टूडेंट्स ने सरकार से सिंपल सी मांगे उनके सामने रखी हैं। पहला कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मौजूदा कोटा सिस्टम को कैंसिल किया जाए, और दूसरा माइनॉरिटी ग्रुप्स और विकलांग लोगों को उचित दरों पर कोटा का प्रोविजन किया जाए, और तीसरा संसद में एक नया लॉ पास किया जाए जो टोटल जॉब्स के मैक्सिमम 5% के लिए एक नई कोटा सिस्टम स्टेब्लिश करता है। लेकिन फिर फाइनली 21 जुलाई को जाकर बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन सिस्टम में चेंजेस करने का आदेश दिया। इसमें सिविल सर्विस में एबिलिटी के आधार पर नियुक्तियों को बढ़ाकर 93% कर दिया, और 1971 में लिबरेशन वार के दिग्गजों के वंशजों के लिए आवंटित स्लॉट को घटाकर 5% कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि शेख हसीना ने यह क्यों कहा कि वह फ्रीडम फाइटर्स की इस कोटा को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहती है, वह इसे कैंसिल नहीं करना चाहती है। इन सारी चीजों को हम जानेंगे 1971 में हुए लिबरेशन वार के वीडियो में। तो जल्दी से जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगली वीडियो मिस ना हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब तक इस चैनल पर बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।